हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है भविष्य में, जहाँ पे हम रॉजर नाम का एक स्पेसशिप देखते हैं जो 40 लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पे लेके जा रहा होता है। तभी अचानक से शिप से मेट्रॉइड टकरा जाने के कारण काफी बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें उनके कैप्टन क्रायोस्लीप में ही मारे जाते हैं। शिप के को कैप्टन ओवेंस और डॉकिंग पायलट कैरलिन, ये दोनों भी देखते हैं कि शिप पास के ही प्लेनेट पर अब क्रैश लैंड होने वाली है, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हेवी होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो कैरलिन सोचती है कि अगर पैसेंजर को शिप से निकाल दे तो एटलीस्ट वो दोनों बच सकते हैं, लेकिन ओवेंस पैसेंजर की जान खतरे में डालने से उसे रोकता है। फिर कैरलिन काफी मुश्किल से शिप की लैंडिंग करती है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओवेंस भी काफी जख्मी होता है और वे लोग एक डिजर्टेड प्लेनेट पर लैंड करते हैं। शिप में अब सिर्फ 11 सर्वाइवर्स ही बचे थे और बाकी के सारे मारे गए थे। इन 11 लोगों में एक रिलीजियस आदमी इमाम और उसके 3 बेटे, एक बाउंटी हंटर जोनास, उसका क्रिमिनल रेडिक और एक आर्ट डीलर पेरिस रहते हैं। हम रेडिक को देखते हैं जो दरअसल एक काफी अलग प्लैनेट से रहने वाला होता है। इस प्लैनेट पर अल्फा फ्यूरिन नाम के लोग थे जिनमें काफी स्ट्रेंथ थी। रेडिक भी उन्हीं में से एक था, लेकिन रेडिक की आंखें मॉडिफाई कर दी गई थी, जिस वजह से वो रात के अंधेरे में भी चीजें देख सकता था, लेकिन ब्राइट लाइट से वो काफी सेंसिटिव होता है, इसीलिए वो हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड होता है। उसने कई लोगों का मर्डर किया होता है, जिस वजह से उसके ऊपर काफी बड़ी रकम होती है, जिसे पाने के लिए जोहान्स ने उसे पकड़ा था। शिप चेक करने पर उनके पास सिर्फ खाने पीने की ही चीजें थी। रेडिक अभी भी शिप में ही लॉक होता है और वो लॉक तोड़ के भाग जाता है। जब जोहान्स सबको रेडिक के बारे में बताता है तब सारे लोग डर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ कुछ लोग प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, जिन्हें पता चलता है कि इस प्लैनेट पर अलग अलग दिशा में 3 सूर्य है, जिस कारण से इस प्लैनेट पर कभी भी रात नहीं होती। और तो और उन्हें बड़े बड़े जानवरों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक कैंप दिखाई देता है, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की एक टीम इंस्पेक्शन के लिए आई थी। लेकिन हैरान होने वाली बात ये थी कि यहाँ पे उनके सामान के अलावा और कोई भी नहीं था और सामने उन्हें एक ड्रॉप शिप भी मिलती है। इसका मतलब ये था कि वो वापस नहीं गए थे और शायद प्लैनेट पे ही किसी अनजान कारण से मारे गए थे। इसी बीच में ज़ेक नाम का आदमी काफी बुरी तरीके से चीखने लगता है। वो जमीन के नीचे टनल में फंस गया था। तभी रेडिक और सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़ेक नहीं मिलता, बस उसका खून मिलता है। अब रेडिक को सामने देख सब लोग उसी के ऊपर आरोप डालते हैं और उसे वापस शिप में लॉक कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद कैरलिन रेडिक से मिलकर ज़ेक की बॉडी कहाँ है ये पूछने आती है, लेकिन रेडिक बताता है कि उसने ज़ेक को कुछ भी नहीं किया। रेडिक आगे बताता है कि उसने किसी अजीब जानवरों की आवाज सुनी थी और ये क्रीचर कौन है ये देखने के लिए ही वहाँ पर आया था, लेकिन वहाँ पे ज़ेक ना होकर उसका बस खून पड़ा था। रेडिक कैरलिन को टनल को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे ज़ेक की लाश मिलती है। अब कैरलिन रस्सी के सहारे टनल में चली जाती है। कैरलिन टनल से एक बहुत ही बड़ी केव में पहुंच जाती है, जिसे बहुत सारे टनल्स जुड़े हुए थे और नीचे उसे काफी सारी हड्डियां मिलती हैं। तभी अचानक से काफी सारे क्रीचर्स की आवाज उसकी तरफ आने लगती है, जिससे वो काफी डर जाती है और टनल से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो टनल में ही कैद हो जाती है और चीखने लगती है। जैक उसकी आवाज सुनते उसकी मदद करने आता है और जोहान्स और इमाम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन केव में से कोई तो कैरलिन से बंधी रस्सी को खींचता है, जिससे वो टनल में खींची जाती है। लेकिन सही समय पर जोहान्स कैरलिन की रस्सी काट देता है, जिससे कैरलिन बच जाती है। अब कैरलिन को समझ नहीं आता केव में कौन था, लेकिन इस हादसे के कारण वो काफी डर जाती है। इसी के कारण जोहान्स रेडिक से एक डील करता है कि अगर रेडिक उन्हें इस प्लैनेट से सेफली निकाल सकता है तो वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करेगा। रेडिक इस बात के लिए मान जाता है और कैरलिन बाहर आने के बाद वो प्लान बनाते हैं कि उनके क्रैश शिप में जो बैटरीज है उन्हें वो जियोलॉजिस्ट के ड्रॉप शिप में लगा देंगे और यहाँ से निकल सकते हैं। आगे सब लोग रिसर्च फैसिलिटी एक्सप्लोर करने जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ के जियोलॉजिस्ट टीम के साथ क्या हुआ था। सब लोग अपने थ्योरीज रखते हैं कि किसी कारण से ये सब लोग इस प्लैनेट से भाग गए होंगे, लेकिन रेडिक बताता है कि वो भागे नहीं है बल्कि यहीं पे मारे गए हैं। इसी बीच में इमाम का छोटा बेटा रिसर्च सेंटर में खो जाता है और अब सबको ही ये सारी अजीब अजीब क्रीचर्स की आवाजें आने लगती है, जिसे इमाम का बेटा भी सुनता है और वो अंधेरे कमरे में छुप जाता है। और जहाँ पे छुपा हुआ था वहीं पे कई सारे क्रीचर्स होते हैं जो उसके ऊपर हमला करके
करके उसे मार देते हैं। अब उसके बेटे को ढूंढते हुए सब लोग वहाँ नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे उसके बेटे का कंकाल देखकर सब लोग बहुत ही दुखी होते हैं। अब उसका फ्यूनरल करने के बाद कैरलिन, जोहान्स और बाकी सबको एक अंडरग्राउंड जगह दिखाती है। वहाँ के अंधेरे में वो एक बर्निंग कैंडल डालती है और वो सब लोग देखते हैं कि आसपास सारे कंकाल रहते हैं जो कि किसी और के नहीं, जियोलॉजिस्ट के ही टीम के थे। अब उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी क्रीचर है वो अंधेरे में ही हमला करते हैं। इस लाइट में वो बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए प्लेनेट के ऊपर वो किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्लेनेट पर 3-3 सूरज थे, यानी कि प्लेनेट पर कभी भी रात नहीं हो सकती। फिर एग्जैक्टली जियोलॉजिस्ट की टीम के साथ यहाँ पे हुआ क्या था, ये सवाल सबको पड़ता है। वहीं पर कैरलिन को ओरे दिखता है जो कि सोलर सिस्टम का क्लॉकवाइज मॉडल रहता है। कैरलिन वो अपने नॉलेज के हिसाब से उसे एक तरीके में सेट करती है। वो चलने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि हर 22 साल में इसी महीने में इस प्लैनेट पर एक इक्लिप्स आता है। इस प्लैनेट के सूरज के सामने एक दूसरा प्लैनेट आ जाता है, जिस कारण से इस पूरे प्लैनेट पर अंधेरा हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये इक्लिप्स 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक चलता है। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये टीम भी 22 साल पहले आई थी, उनके ऊपर भी ऐसे ही हमले होने लगे थे। इसी कारण से ये सारी टीम नीचे अंडरग्राउंड छुपने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये क्रीचर दरअसल जमीन के नीचे ही रहते हैं और वहीं से हमला करते हैं और इसी कारण से ये सारे लोग मारे गए थे। अब यहाँ पे कैरलिन और एक धक्का देने वाली बात बताती है कि ये इक्लिप्स इसी महीने आने वाला है। ये सब कुछ सुन के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी साधन नहीं था। तब जोहान्स बताता है कि रेडिक एक पायलट है जो कि यहाँ से निकलने में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन आगे जोहान्स कैरलिन को ये भी बताता है कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस पर रेडिक कैरलिन को बताता है कि दरअसल जोहान्स एक मॉर्फिन एडिक्ट है जो कि एक पेन किलर की ड्रग होती है। अब कैरलिन जोहान्स पर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर साबित होता है कि जोहान्स ने ही चिप के मेडिकल किट से मॉर्फिन चुराई थी, जो कि अगर ओवेंस को मिलती तो वो आज जिंदा हो सकता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वो लोग अपने क्रैश शिप से बैटरीज लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि एक्लिप्स अब शुरू हो चुका था, जिसका मतलब था उनके पास काफी कम समय बचा था। अब वो बैटरीज लेकर ड्रॉप शिप के यहाँ पे निकल पड़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है और देखते ही देखते वो क्रीचर जमीन से बाहर आने लगते हैं। वो क्रीचर्स दिखने के लिए पेट्रियोसॉरस डायनासोर्स की तरह थे, लेकिन उनसे कई गुना भारी और ताकतवर होते हैं। इन क्रीचर्स के हमले के कारण ये सब लोग वापस क्रैश शिप में चले आते हैं, लेकिन रेडिक और शाहजहां पीछे ही छूट जाते हैं। वो क्रीचर उनके ऊपर हमला करने ही आने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों भी भागते हुए एक गड्ढे में छुप जाते हैं। फिर वो क्रीचर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन डरते हुए शाहजहां वहाँ से बाहर आके भागने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे क्रीचर उसके ऊपर हमला करते हैं और वो मारी जाती है। वो क्रीचर दूसरी दिशा में जाने के बाद रेडिक क्रैश शिप में चला आता है। पूरे प्लैनेट पर अंधेरा छा गया था और सब लोग इसी शिप में छुपे हुए थे, लेकिन ये सब लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं थे क्योंकि वो क्रीचर इंसानों को सूंघकर इनके ऊपर हमला कर सकते थे। अब कैरलिन बताती है कि सबको बैटरीज लेकर ड्रॉप शिप तब कैसे भी जाना होगा क्योंकि तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। जोहान्स बताता है कि रेडिक उन्हें लीड कर सकता है क्योंकि वो रात में भी देख सकता है। अब सभी लोग अपने लाइट सोर्स को इकट्ठा करते हैं ताकि उससे उन क्रीचर से वो बच सके। अब ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। जोहान्स और इमाम बैटरीज खींच रहे होते हैं और बाकी सारे लोग उनके साथ एलईडी लाइट्स लगाकर चल रहे होते हैं। ये एलईडी लाइट्स बैटरीज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, सारे क्रीचर्स उनके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन लाइट के वजह से वो हमला नहीं कर पाते। अब आगे चलते हुए पेरिस नीचे गिर जाता है और इसके कारण उसका एलईडी प्लग भी निकल जाता है और सारे एलईडी लाइट्स बंद हो जाते हैं, जिसके चलते पेरिस अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और जल्दी ही सारे क्रीचर्स का शिकार बन जाता है। अब लाइट्स बंद होने के कारण से सब लोग इनके पास जो अल्कोहल की बोतल रहती है वो जलाते हैं, जिसके कारण रोशनी होती है। और यहाँ पर रेडिक को अपने स्पेशल पावर से पता चलता है कि इमाम का जो छोटा बेटा रहता है वो दरअसल लड़का ना होकर एक लड़की है और उसी की तरफ सारे क्रीचर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बात जब जोहान्स को पता चलती है तब वो रेडिक को जैक को मारने के लिए कहता है ताकि सारे क्रीचर उसके पास ही चले जाए और ये लोग बच जाए, लेकिन रेडिक इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और जोहान्स के साथ लड़ने लग जाता है।
रेडिक जोहान्स को काफी जख्मी करता है और उसे वहीं पे छोड़ देता है और वो क्रीचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब थोड़े समय के बाद इमाम, उसका बड़ा बेटा, फिर जैक यानी वो लड़की, कैरलिन और रेडिक ये लोग ही बचे हुए थे। वे लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन थोड़ी देर में बारिश शुरू होती है, इसकी वजह से उनकी बोतल की आग बुझ जाती है कि तभी ये क्रीचर इमाम के बड़े बेटे को ऊपर खींच लेता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। रेडिक उन सबको एक केव में छुपने के लिए कहता है और अकेले ही बैटरीज खींचते हुए ड्रॉप शिप की तरफ निकलता है। रेडिक रास्ते में काफी क्रीचर्स का सामना करता है लेकिन वो अपने एडवांस स्किल से उन्हें मार देता है और आखिरी में ड्रॉप शिप तक पहुंच जाता है। तो दूसरी तरफ केव के अंदर कैथलीन और इमाम को जुगनू जैसे कोई वर्म्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो रोशनी करने के लिए बोतल में भर देते हैं। अब काफी वक्त हो जाने के बावजूद रेडिक आया नहीं था। ये जानकर कैथलीन रोशनी के लिए एक बोतल लेकर ड्रॉप शिप के यहाँ पे निकल पड़ती है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि रेडिक उन्हें छोड़कर अकेले ही जाने वाला था यहाँ से। कैथलीन काफी गुस्सा होती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तब रेडिक उसे भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर इमाम और जैक को बचाने वाला नहीं था। तो वही कैथलीन अपनी गलती दोबारा दोहराने नहीं वाली थी, इसीलिए उसे पैसेंजर्स को बचाना था। कैथलीन काफी रिक्वेस्ट करती है, काफी बेगिंग के बाद रेडिक मान जाता है और वो शिप से उतरकर उन दोनों को भी बचाने के लिए निकलता है। उनको बचाने के बाद जब वो वापस आ रहा था तब काफी बड़ी तादाद में रेडिक के ऊपर क्रीचर्स हमला करते हैं जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। कैथलीन इमाम और जैक को शिप में बैठने के लिए कहती है और खुद रेडिक को ढूंढने के लिए चली जाती है और जल्द ही वो रेडिक को ढूंढ लेती है। वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसे वो किसी तरह होश में लाती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है लेकिन रेडिक को बचाने के चक्कर में वो क्रीचर कैथलीन पर हमला कर देते हैं और कैथलीन भी मारी जाती है। अब रिक काफी मुश्किल से शिप में पहुंच जाता है और सारे क्रीचर शिप के आसपास हमला करने लगते हैं। रेडिक अगले ही पल में इंजन इग्नाइट करता है जिसके कारण आग लग जाती है और काफी सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं और ये लोग उस प्लैनेट से टेक ऑफ करते हैं। अब मूवी के अंत में जैक रेडिक से पूछते हैं कि अगर हमारे घर जाने के बाद कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो क्या कहना है। तब वो कहता है कि रेडिक उसी प्लैनेट पे मारा गया है, यही बताना है। जैक को रेडिक के लिए काफी रिस्पेक्ट होता है कि रेडिक की वजह से ही आज वो जिंदा थी और मूवी यहीं पे खत्म होती है। इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड होगा, उसे भी जल्दी देख। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।